पुलिस 12 लोगों को मारने वाले एक सीरियल किलर को ढूंढ रही होती है, जिसे ढूंढने गया एक डिटेक्टिव भी ऑलमोस्ट 1 महीने से गायब होता है। 1 महीने तक जब उन दोनों की कोई भी खबर नहीं मिलती तो पुलिस के बड़े अधिकारी फाइनली एक बड़ा फैसला लेते हैं, और वो बड़ा फैसला ये होता है कि वो उन दोनों को ढूंढना बंद कर देंगे ताकि पुलिस का वक्त और पैसा उन दोनों को ढूंढने में और बर्बाद ना हो। जिसके दूसरे दिन एक गाड़ी तेज रफ्तार से स्टेशन की ओर आती है। स्टेशन के ठीक सामने ही उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस जब उसके पास जाकर देखती है तो वो क्या देखती है कि उस कार के अंदर वही सीरियल किलर मौजूद है जिसने उन 12 लोगों को मारा था, और साथ ही वो डिटेक्टिव भी होते हैं जो कि 1 महीने पहले गायब हो गए थे। दोनों को पुलिस हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पर जब उस सीरियल किलर को होश आता है तो वो अपने आप को आईने में देखकर डर जाता है, और वो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि मुझे क्यों बांध रखा है, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मुझे खोलो, उसे पकड़ो, उसने मेरा शरीर चुरा लिया है और मुझे उसके शरीर में भेज दिया है, उसे ढूंढो, उसे पकड़ो और मुझे मेरा शरीर वापस करो। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों एक सीरियल किलर ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रहा था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये घटना 1 महीने पहले शुरू होती है। कोई डार्क वेब पर बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियोस अपलोड कर रहा था। इस वीडियो में वो लोगों को मारता, उनके बॉडी पार्ट्स को काटता और कई बार तो वो अपने विक्टिम्स को जिंदा ही रखता ताकि उन्हें तड़पता हुआ देख उसके व्यूअर्स एक्साइटेड हों। डार्क वेब पर इस तरह के वीडियो को देखने के लिए क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट किया जाता है, और अब तक वो लोग 11 लोगों को मार चुके होते हैं। जिस एरिया से लोग गायब हो रहे होते हैं वहाँ की पुलिस आम लोगों की तरह कपड़े पहन उस एरिया में घुल मिल जाती है ताकि अगर उन्हें किसी पर भी शक हो तो वो उसे फॉलो कर सके। एक डिटेक्टिव किसी को देखता है और उसे सीक्रेटली फॉलो करने लगता है। रास्ते में वो इस बारे में अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है, जो कि उसे अंदर ना जाने के लिए कहते हैं, पर वो डिटेक्टिव वहाँ पर उनका वेट नहीं करता और अंदर चला जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर 4 लोग हैं जिन्होंने अजीब तरह के रंग खुद पर लगा रखे हैं, और वो एक लड़की के शरीर को काट रहे हैं। उनमें से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है तो वहीं एक उस लड़की के शरीर को काट उसके हाथ के साथ खेल रहा होता है। ये डिटेक्टिव इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता कि उनमें से एक पर्सन ठीक उसके पीछे खड़ा है जो कि उसे जान से मार देता है, और बाकी पुलिस के आने से पहले वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद जब डिटेक्टिव चॉय वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका वो ऑफिसर जमीन पर तड़प रहा है, जो कि जल्दी ही मर जाता है। पर मरने से पहले वो उसे ये बात जरूर बताता है कि वो लोग 4 थे और वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। ये ऑफिसर चॉय का ब्रदर इन लॉ होता है, और इसलिए वो उसकी इस मौत को बहुत ही पर्सनली लेता है कि वो उन सबको अब किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। पुलिस जल्दी ही सारी इंफॉर्मेशन निकाल ये समझ जाती है कि ये 4 वही लोग थे जिन्होंने उन 11 लोगों को मारा है और उनके वीडियो बनाकर डार्क वेब पर डाला है। आसपास के सीसीटीवी को खंगालने पर इन्हें एक सस्पेक्ट मिलता है जिसका चेहरा साफ साफ तो नहीं दिखता, बट एटलीस्ट उसके शरीर के शेप से पुलिस को एक अंदाजा मिल जाता है कि वो पर्सन कैसे दिखता होगा। जिसके कुछ देर बाद इन्हें एक टिप मिलती है सेम उसी सीरियल किलर के बारे में, जहां पर हम उस किलर का चेहरा साफ साफ देख पाते हैं, जो कि अब एक और पर्सन को मार उसके शरीर को भी काट रहा होता है। यहाँ पर हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि उस पर्सन की आंखें चेंज होती रहती हैं, जैसे कि वो पर्सन अपनी आइडेंटिटी बदल रहा हो किसी को मारते वक्त। नाउ जब उसे अरेस्ट करने के लिए सभी ऑफिसर जाते हैं तो ऑफिसर चॉय अपने साथी को कहते हैं कि कुछ भी हो जाए वो अकेले आगे नहीं जाएगा, हमेशा उसके पीछे रहेगा। ऐसा कहने का एक रीजन ये होता है कि वो ऑलरेडी एक ऑफिसर को खो चुके होते हैं जो कि उनका ब्रदर इन लॉ होता है। वैसे इस ऑफिसर का नाम जय होता है, जो कि आगे चलकर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ इस बार सभी लोग उस एड्रेस पर एक साथ एंटर करते हैं। सबके हाथ में अपनी अपनी गन होती है, जो कि जब उस जगह पर जाते हैं तो वो सिर्फ वहाँ पर एक पर्सन का कटा हुआ सर देखते हैं। जिसने उसे मारा होता है वो वहाँ पर नहीं होता। तभी उस जगह की लाइट बंद हो जाती है, लाइट फ्लिकर करने लगती है, और इसी बीच चॉय देखता है कि कोई उस जगह से निकलकर भाग रहा है। चॉय उसका पीछा करते हैं और उनके साथ साथ उनका साथी जय भी होता है, जो कि उस पर्सन को गाड़ी में वहाँ से भागता हुआ देखते हैं, और इसलिए वो भी उसका पीछा गाड़ी में करते हैं। एक जगह पर उस किलर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ से वो एक बार फिर से निकलकर भागने की कोशिश करता है। इस बीच यहाँ पर थोड़ी सी हाथापाई भी होती है, जिसमें वो पर्सन जय पर हमला कर देता है, जिससे उसका पीछा सिर्फ चॉय करता है और जय को वो बैकअप बुलाने के लिए कहता है और खुद उस किलर का पीछा करते हुए जंगल के और भी अंदर चले जाता है।
बाकी की टीम जब तक वहाँ पर आती है तब तक अंधेरा हो जाता है। वो रात में भी उन्हें आवाज लगाकर ढूंढते हैं, फिर अगले दिन भी, लेकिन उन दोनों की कोई भी खबर नहीं मिलती। पूरे जंगल को कई बार अलग अलग टीम सर्च करती है और इन सब में पूरा 1 महीना निकल जाता है, पर उसके बावजूद भी उन दोनों के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। ना तो उनकी लाश मिलती है और ना ही कोई ऐसे सुराग कि वो वहाँ से कहीं बाहर गए हों। निराश हो बड़े अधिकारी फाइनली एक फैसला लेते हैं कि अब उनकी और खोज नहीं करी जाएगी और इस केस को क्लोज करने का फैसला लिया जाता है, जिससे ऑफिसर चॉय की वाइफ टूट जाती है क्योंकि पहले ही वो अपने ब्रदर इन लॉ को खो चुकी होती है और अब तो उनके हस्बैंड भी नहीं मिल रहे होते। केस के बंद होने के ठीक 1 दिन बाद पुलिस नोटिस करती है कि एक कार हॉर्न बजाते हुए ठीक उन्हीं के स्टेशन की ओर बढ़ रही है। गाड़ी ऐसा बिहेव करती है जैसे कि वो अनकंट्रोल्ड हो और जल्दी ही उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है ठीक स्टेशन के सामने। पुलिस जब उस गाड़ी के पास जाती है तो वो देखती है कि उस गाड़ी के अंदर 2 लोग हैं, दोनों ही बेहोश हैं, जिनमें से एक वही डिटेक्टिव होता है जो कि महीना भर पहले गायब हो गए थे। इनके हाथ में एक हथकड़ी बंधी होती है और वो हथकड़ी सेम उसी गाड़ी के साथ बंधी होती है ताकि वो वहां से निकलकर भाग न जाए। तो वही वो दूसरा पर्सन वही सीरियल किलर होता है जिसने उन 12 लोगों को मारा था। इसका हाथ बंधा नहीं होता, बट एक्सीडेंट होने की वजह से वो बेहोश जरूर होता है। दोनों को पुलिस हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर जब उस सीरियल किलर की आंख खुलती है तो वो चिल्लाने लगता है कि उसे क्यों बांध रखा है, और फिर जब वो अपना चेहरा आईने में देखता है तो वो उसे देखकर डर जाता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो तो आईना ही तोड़ देता है। उसके चिल्लाने चीखने की आवाज सुन जब पुलिस वहाँ पर आती है तो वो पर्सन ऑफिसर जय को पहचान लेता है और उससे कहने लगता है कि वो जय है, पर कोई भी यहाँ पर उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। अब उस पर्सन की आंख जो है रात को खुलती है। वो आवाज लगाकर एक ऑफिसर को बुलाता है और उससे कहता है कि वो कन्फेशन करना चाहता है, पर वो ऐसा सिर्फ एक ही ऑफिसर के सामने करेगा और वो ऑफिसर होता है जय, चॉय का पार्टनर। अगले दिन पुलिस अच्छे से जय को तैयार करती है। उसके जैकेट में माइक वगैरह फिट किया जाता है ताकि सब कुछ रिकॉर्ड करा जा सके। बट जैसे ही जय अंदर जाता है वो पर्सन उसे जैकेट पहना हुआ देखकर समझ जाता है कि पुलिस यहाँ पर क्या करना चाह रही है, इसलिए वो उसे जैकेट उतारने के लिए कहता है। जय ऐसा कर जब फिर से वापस आता है तो वो पर्सन उससे पूछता है कि उसका गन होल्स्टर उल्टा नहीं है, आखिर उसे किसने ठीक किया। जय की एक आदत होती है कि वो गन होल्स्टर को उल्टा रखकर पहनता था और हमेशा उसे सीधा उसका सीनियर चॉय किया करता था। बट जय यहाँ पर उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे ये उसे और भी पर्सनल बातें बताता है जो कि उसे पता नहीं होनी चाहिए। इसलिए जय उससे पूछता है कि उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, जिससे ये पर्सन धीमी आवाज में कहता है कि वो मिनसुक नहीं बल्कि चॉय है। पता नहीं उस आदमी ने उसके साथ क्या किया है, पर अब वो उसके शरीर में है और उसकी फैमिली को टारगेट कर रहा है और खुद को ये चॉय कहकर उसकी मदद मांगता है। और जो बातें उसे याद होती हैं वो सारी बातें उसे बताता है। लाइक वो पर्सन उसे घसीट कर जंगल के अंदर ले गया था, जहाँ पर रास्ते में उसने एक जगह पर चुंगवो लिखा हुआ देखा और उसके बाद एक बेड, और उसके आगे का उसे कुछ भी याद नहीं होता। ये उसे एक बार फिर से कहता है कि वो चॉय है और उसके साथ उस मिनसुक ने कुछ तो किया है जिससे वो उसके शरीर में चला गया है। इवन की अपनी बात को साबित करने के लिए वो उसे खुद के चेस्ट पर लगा हुआ जख्म भी दिखाता है और उसके सामने वही लाइन रिपीट करता है जो कि वो हमेशा कहता था, हमेशा मेरे पीछे रहना, कुछ भी अकेले मत करना। जिसे सुन जय परेशान हो जाता है कि वो क्या करे। वो वहाँ से निकलकर चला जाता है। ऑब्वियसली वो ये सारी बातें अपने सीनियर्स को नहीं बताता, पर उसके दिमाग में ये सारी बातें घूमती जरूर है। गाड़ी में बैठ जब वो उस जंगल के आसपास को मैप पर देखता है तो उसे वही चुंगवो नाम की जगह के बारे में पता चलता है, जहाँ पर एक एलिमेंट्री स्कूल होती है, और इसलिए वो उस जगह की ओर निकल जाता है। तो वहीं इस तरफ डिटेक्टिव चॉय अपने ही फैमिली मेंबर्स को पहचान नहीं पा रहे होते और इसलिए उनके दिमाग को स्कैन करा जाता है कि कहीं कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है। नाउ रिपोर्ट में तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आती, बट फिर भी डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्हें टेम्परेरी मेमोरी लॉस हुआ है और इसलिए उसे भी सेम ही हॉस्पिटल में रखा जाता है। नाउ सबके सामने ये पर्सन ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं पाता। बट सीक्रेटली जब वो उस पर्सन से मिलता है तो वो उसे डराता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसकी बीवी और बेटी दोनों का ही रेप कर
उन्हें मार देगा, जिससे स्टार्ट में ऐसा फील होता है कि सच में इन दोनों ने किसी तरह से बॉडी को स्विच करा है और ऐसा कैसे हुआ ये हमें जल्द ही पता चलेगा। अभी के लिए इस पर्सन का डिमांड होता है इन्फॉर्मेशन, उसे सब कुछ जानना होता है उसके बारे में, यानी डिटेक्टिव चॉय के बारे में A to Z हर एक चीज, नहीं तो वो उसकी फैमिली के साथ गलत करेगा। और इसलिए चॉय जो कि अभी उस सीरियल किलर मिनसुक के शरीर में होता है वो उसे सब कुछ बताने लगता है डिटेक्टिव चॉय के बारे में। तो वहीं इस तरफ जय जब उस चुंगवो नाम की जगह पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक पुरानी गाड़ी खड़ी है, जिसके अंदर जब वो जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बर्तन है जैसे कि वहाँ पर कोई रहता था, और साथ ही वहाँ पर खून से सने कपड़े भी होते हैं जैसे कि किसी को वहाँ पर मारा पीटा गया हो। एंड सिंस कि मिनसुक खुद को चॉय कह रहा था ये खून उसी का हो सकता है क्योंकि उसके चेस्ट पर एक घाव का निशान भी था। तो वहीं ये पर्सन जिसे हम अभी के लिए मिनसुक कहेंगे वो चॉय के बताए हुए सारे इन्फॉर्मेशन को सुन रहा होता है और उसका एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे कि वो सच में एक सीरियल किलर हो, जो कि जब अगले दिन डिटेक्टिव चॉय की वाइफ के साथ हॉस्पिटल जाता है और चॉय के रूम के पास जाकर उसके सामने ही उस लेडी पर हाथ रखता है तो चॉय उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। साथ ही सेम ही दिन मिनसुक डिटेक्टिव चॉय बनकर स्टेशन में काम करने के लिए भी चला जाता है। वो उसका कंप्यूटर ऑन करता है और उस सीरियल किलिंग केस को रीड करता है जिसमें अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई होती सिवाय उस मिनसुक के। डिटेक्टिव चॉय का साथी जय अभी भी इस बात पर फैसला नहीं कर पा रहा होता कि वो उस मिनसुक पर यकीन करे या फिर जो उसके सामने है उस पर। डिटेक्टिव चॉय उसके सामने होकर भी वैसा बिहेव नहीं करता जैसा कि वो पहले बिहेव करता था। तो वही मिनसुक जिसे वो जानता भी नहीं होता वो उससे ऐसे बात करता है जैसे कि वो खुद डिटेक्टिव चॉय है, और जब उसे जेल में शिफ्ट करा जाता है तब भी वो वही कहता है कि वो डिटेक्टिव चॉय है और उसे पूरे रास्ते समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी मदद करे, जो कि जय चाहते हुए भी नहीं करता, जिससे मिनसुक को जेल भेज दिया जाता है। बट वो वहां से निकलने के लिए अपना ही सर दीवार पर तब तक मारता है जब तक कि वो लोग आकर उसे रोकते नहीं। सब उसका इलाज कराने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर रास्ते में ही चॉय उन्हें हॉस्टेज बना वहां से भाग जाता है और भागकर वो सीधा जाता है डिटेक्टिव चॉय के घर। यहाँ पर जो ये मिनसुक होता है उसे पहले ही पता चल जाता है कि वो पर्सन वहाँ पर आ रहा है, और ऐसा उसे पता चलता है एक ट्रैकर के जरिए जो कि उसने मिनसुक के बॉडी में लगाई होती है। इसलिए जब वो वहाँ पर आता है तो वो उससे बात करने के लिए घर के बाहर एक फोन फेंकता है और उससे कहता है कि अब तक उसने उसके परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, बट अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उनके साथ कुछ करेगा जरूर। एंड नाउ जो अब इसकी डिमांड होती है, जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि वो उसके सभी साथियों को ढूंढकर पुलिस के हवाले करेगा, और वो ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके पास उसका चेहरा है जिसे देखकर वो लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ऐसा कह वो उसे मेट्रो स्टेशन के पास जाने के लिए कहता है जहां पर उसे एक आदमी मिलेगा और वो खुद उसे पहचान कर उसके सामने आएगा क्योंकि उसके पास उसका चेहरा है। नौ चॉय उसकी बात मान स्टेशन के आसपास की झुग्गी झोपड़ी में जाता है, पर वहां पर जाने से पहले वो जय को इस बारे में इन्फॉर्म जरूर करता है ताकि वो वहां पर आकर उस पर्सन को अरेस्ट कर सके। और जब चॉय वहां पर जाता है तो हम देखते हैं कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। ये उससे पूछता है कि वो वहां पर क्या करने के लिए आया है, बट जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि ये वो पर्सन नहीं है जिसे वो जानता है, और इसलिए वो एक चाकू निकाल कर उस पर हमला कर देता है। पर सही टाइम पर डिटेक्टिव जय वहां पर आ जाते हैं, जिसके आने के बाद चॉय उस बूढ़े आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। चॉय यहाँ पर कहता है कि उन्हें उससे कन्फेशन करवाना होगा, पुलिस स्टेशन में वो कुछ भी नहीं बताएगा, इसलिए उन्हें अनऑफिशियली उससे सब कुछ उगलवाना होगा। और ऐसा करने के लिए वो उसे लेकर जाता है उसी चुंगवो नाम की जगह पर। उस वैन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके जरिए वो उसे टॉर्चर कर उससे सब कुछ उगलवा सकते हैं। चॉय उस बूढ़े आदमी को वहाँ पर बेड पर बांधता है, फिर वो उससे सवाल पूछता है जिसका वो पर्सन जवाब नहीं देता, इसलिए चॉय उसे बिजली का झटका देता है और वो ऐसा तब तक करता है जब तक कि वो पर्सन बोलना शुरू नहीं करता। इस बूढ़े आदमी के अनुसार उनके ग्रुप में टोटल 4 लोग हैं, एक वो खुद, एक चॉय और 2 और लोग, जिनमें से एक का नाम पार्क सियोंग मिन होता है तो वहीं दूसरे का नाम योहान। नाउ इस बूढ़े आदमी के हिसाब से वो और योहान मिलकर वहां पर लोगों को लेकर आते थे, तो वहीं पार्क सियोंग मिन और मिनसुक उन सब को मारते थे। ये उससे और भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसके पैर में कीलें ठोकने लगता है, जिसमें से ये योहान की लोकेशन के बारे में बता देता है। जिसके बाद जय उस बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है।
जहाँ पर जब उसके सीनियर उससे पूछने लगते हैं कि उसने उसे कैसे पकड़ा, तो इसका जवाब ये कहता है कि उसे कहीं से टिप मिली थी और फिर उसे अकेले में ले जाकर ये उससे कहता है कि टिप देने वाला कोई और नहीं बल्कि मिनसुक था, और उसे सारी बातें बताकर ये उससे पूछता है कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ बॉडी स्विच कर सके। जिसकी बातें सुन उसका सीनियर उसे डांट कर वहां से भगा देता है। तो वहीं चॉय अभी योहान को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पर जाता है। ये पर्सन एक बूचर होता है जो कि उसे देखते ही वहां से अकेले ही निकल जाता है। चॉय इस बारे में जय को इन्फॉर्म करता है और खुद उसका पीछा करना चालू कर देता है। ये योहान नाम का पर्सन चॉय पर हमला कर देता है एक जगह पर जाकर। ये उसे कहने लगता है कि पहले उसने उस बूढ़े आदमी को पकड़वाया और अब वो उसे पकड़वाने के लिए आया है। ये पर्सन काफी हट्टा कट्टा होता है और इसलिए ये चॉय पर भारी पड़ता है और उसके सर पर एक हथौड़ा मार उसे बेहोश कर देता है। जब चॉय की आंख खुलती है तो वो लटका हुआ होता है, जिससे ये पर्सन कहता है कि जो उसने कांड किए हैं उसकी सजा उसे भगवान नहीं बल्कि वो खुद देगा, और एक चाकू लेकर वो उसका हाथ काटने लगता है। उसे याद दिलाने लगता है कि उसने कैसे इतने सारे लोगों को मारा, कैसे उसने उस औरत के हाथ पैर काटे जब वो जिंदा थी। योहान अब उसे हंसने के लिए कहता है, उससे पूछता है कि क्या तुझे हंसी नहीं आ रही? पहले तो तुझे बहुत मजा आता था लोगों को मारने में, उनके हाथ पैर को काटने में। फिर वो एक म्यूजिक को प्ले करता है जिसे सुन इसे कुछ होने लगता है। ये पर्सन सडनली हंसना चालू कर देता है। इसकी आंखों का कलर बदलने लगता है। ये अपने शरीर को ट्विस्ट करने लगता है, जिसे देख वो पर्सन बुरी तरह से डर जाता है, जैसे कि वो अपने सामने किसी राक्षस को देख रहा हो जो कि अपने शरीर को ट्विस्ट कर अपने आप को छुड़ा उसके सामने खड़ा हो जाता है। जिससे कहानी यहाँ से 1 महीने पीछे जाती है उस टाइम में जब डिटेक्टिव चॉय उसका पीछा कर रहे थे। वो उसे मार पीट उसकी हालत खराब कर देते हैं, पर वो उसे पुलिस के हवाले नहीं करते। जब पुलिस जंगल में उन्हें ढूंढते हुए आती है तो वो उसका हाथ पैर बांध उसे वहां से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। वो उसे एक खंडर सी बिल्डिंग में ले जाकर टॉर्चर करने लगता है और ऐसा करने के लिए वो उस पर तरह तरह की चीजें ट्राई करता है, बट वो साइको कुछ भी नहीं बोलता। उल्टा वो उसे गुस्सा दिलाता है, उसका मजाक उड़ाता है और उस पर हंसता है जैसे कि वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। पूरे 20 दिन तक लगातार मार खाने के बाद भी वो डिटेक्टिव चॉय को अपने साथियों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसलिए चॉय एक रात सीक्रेटली फोरेंसिक एक्सपर्ट से मिलते हैं। ये डॉक्टर उसे अच्छे से जानता होता है और इसलिए ये उसकी मदद करता है। वो उसे एक ऐसे लेबोरेटरी में लेकर जाता है जहाँ पर रशियंस क्रिमिनल्स को टॉर्चर किया करते थे उनसे सच उगलवाने के लिए। एक तरह से हम इसे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, जिसे फिर बाद में अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन डिक्लेयर करके बंद करवा दिया। लेकिन वो सारे सामान अभी भी वहां पर मौजूद होते हैं जिनके बारे में वो डॉक्टर उसे बताता है कि कैसे वो दवाइयाँ किसी भी इंसान से कुछ भी उगलवा सकती है। ना सिर्फ उनसे सच उगलवा सकती है बल्कि उनसे कुछ भी करवा भी सकती है, लाइक मेमोरीज को वापस लाने से लेकर फेक मेमोरीज को क्रिएट करने तक। जिसे सुन चॉय के दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है। वो सारी दवाइयाँ लेकर डॉक्टर के कहने के अनुसार मिनसुक के शरीर में इंजेक्ट करने लगता है। कई दिन तक लगातार इंजेक्शन देने से उसके शरीर में इतनी सारी केमिकल्स चली जाती हैं कि वो पर्सन सब कुछ बोलने लग जाता है बिना कुछ भी हिचकिचाए। बट अपने साथियों के बारे में सिर्फ वही जानता होता है क्योंकि वो सब के सब अनाथ होते हैं जिनके पास ना तो कोई आईडी कार्ड होती है और ना ही किसी को पता होता है कि वो लोग जिंदा हैं भी या नहीं। अगर उन्हें कोई पहचान सकता है तो वो सिर्फ मिनसुक है और इसलिए ये डिटेक्टिव उस मिनसुक का ब्रेन वॉश करने लगता है कि वो एक डिटेक्टिव है और उसकी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज कर देता है उन दवाइयों के जरिए, जिसकी अब नई आइडेंटिटी होती है डिटेक्टिव चॉय, जिसे मिनसुक के सारे साथियों को पकड़ना है क्योंकि उसके पास उसका शरीर है। डिटेक्टिव चॉय ने उसके दिमाग को ऐसे प्रोग्राम किया होता है कि वो अपनी मर्जी से उसे उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी वापस कर सके और ऐसा वो एक म्यूजिक के जरिए करने वाला होता है जिसके बारे में ना जानते हुए योहान उस म्यूजिक को प्ले कर देता है, जिसे सुन मिनसुक वापस से वही साइको बन जाता है जो कि वो पहले था और वो बिना टाइम गवाए यहाँ पर योहान को मार डालता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि डिटेक्टिव चॉय का साथी जय उसे फोन कर रहा है और उसे फोन करता देख इसके दिमाग में भी एक खुराफाती आइडिया आता है और इसलिए वो उसे वहां पर बुला लेता है। अब तक ये पर्सन जय का विश्वास जीत चुका होता है, इसलिए जय को लगता है कि वो सच में डिटेक्टिव चॉय है और इसलिए वो उस पर ज्यादा शक नहीं करता जब वो पर्सन उसे कहानियां सुनाने लगता है कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। और जब उसे सही मौका मिलता है तो वो उसे भी मार डालता है, जिसके बारे में फिर बाद में वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है,
जिनमें से जब डिटेक्टिव चॉय को पता चलता है कि उनके पार्टनर जय की मौत हो गई है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो सीधा उस मिनसुक को फोन कर उससे मिलने के लिए कहते हैं, जो कि उसके सामने रोने लगता है कि उसका पार्टनर मारा गया, यानी कि जय मारा गया, और उसे एक झूठी स्टोरी बताता है कि वहाँ पर हुआ क्या और जय की मौत कैसे हुई। ये उससे कहता है कि वो और जय उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर गए थे, तभी वो दोनों अलग हो गए और इस बीच उस पर्सन ने उस पर अटैक करके उसे मार दिया। यहाँ तक कि उस आदमी ने उस पर भी हमला किया, जिसकी वजह से वो खुद भी घायल है। और इसकी ये सारी बातें सुन डिटेक्टिव उस पर ज्यादा शक नहीं करता, क्योंकि डिटेक्टिव को अभी भी लग रहा होता है कि ये पर्सन अभी भी हिप्नोटाइज्ड है, अभी भी वो उसके इशारों पर चल रहा है, और इसलिए वो उसे उसकी आखिरी साथी को पकड़ने के लिए कहता है, जिसका नाम होता है पार्क सियोक मिन। पर वो पर्सन खुद ही डिटेक्टिव को कॉल कर सब कुछ बता देता है, इवन कि अपने एड्रेस के बारे में भी, ताकि वो वहाँ पर आकर उससे मिल सके। पर उससे पहले ही मिनसुक उस तक पहुँच जाता है। वो उसे सारी सच्चाई बताता है और उससे भी एक्टिंग करने के लिए कहता है, ताकि वो दोनों उस डिटेक्टिव का इस्तेमाल कर सके। पर ये उसकी बात नहीं मानता और उसके साथ लड़ने लगता है। उससे कहता है कि अब वो और पाप नहीं करेगा, पर ये उसे बड़ी ही आसानी से मार गिराता है और उसे भी वो लेकर जाता है उसी जगह पर, ताकि वो उसके साथ भी वही कर सके जो कि चॉय ने उसके साथ किया था। तो वहीं डिटेक्टिव चॉय मिनसुक की लोकेशन को ट्रैक कर रहे होते हैं उस ट्रैकर के जरिए, और जब वो देखते हैं कि मिनसुक उसी चुंगबो एलिमेंट्री स्कूल के पास है, वो सीधा उसी की लोकेशन की ओर निकल जाते हैं। मिनसुक उसे वहां पर आते हुए देख ये समझ नहीं पाता कि उसे उसके लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, बट चॉय उसे कुछ भी नहीं बताता और सीधा अंदर चला जाता है, जहां पर वो उस पर्सन का कटा हुआ कान देख ये सोचने लगता है कि कहीं उसने उसे मार तो नहीं दिया। बट मिनसुक कहता है कि वो जिंदा है, उसने बस उसे थोड़ा सा टॉर्चर किया है उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, और अब वो उससे कहता है कि वो उसकी बॉडी वापस करे। चॉय ऐसा करने के लिए वही म्यूजिक प्ले करता है जिससे उसने उसके ब्रेन को हिप्नोटाइज करा होता है, जिसे सुन मिनसुक हंसने लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी हिप्नोटिज्म या फिर ब्रेन वॉश से बाहर आ चुका होता है। बट उस म्यूजिक को सुन यहाँ पर वो इंसान जरूर जाग जाता है जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा था, और वो असली डिटेक्टिव पर ये सोचकर हमला कर देता है कि वो मिनसुक है। इस बीच मिनसुक खुद पुलिस को वहाँ पर इन्फॉर्म कर बुला लेता है और वो डिटेक्टिव को सेम वही इंजेक्शन लगा देता है जिसके जरिए उसने उसे ब्रेन वॉश किया था, और उसे कहता है कि अब उसका नाम होगा मिनसुक, और उसे घायल कर वहां से बाहर निकल जाता है। नाउ उसके बाहर आते ही सभी ऑफिसर्स उस पर गन तान खड़े हो जाते हैं, पर ये पर्सन उन सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो डिटेक्टिव चॉय है, और सबको ऐसी ऐसी बातें बताने लगता है जो कि सिर्फ डिटेक्टिव चॉय और उन्हें पता होनी चाहिए। तो वहीं कुछ देर बाद जब डिटेक्टिव चॉय बाहर आता है तो वो सिर्फ एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि उसका नाम मिनसुक है, पर उसे अंदर से ये बात पता जरूर होती है कि उसे करना क्या है। वो चाकू लेकर आगे बढ़ता है और वो सिर्फ मिनसुक को मारने की कोशिश करता है। सभी ऑफिसर उसे नाइफ को फेंकने के लिए कहते हैं, बट ये उन्हें सच्चाई बता नहीं पाता। वो कुछ भी बोलता तो वो सिर्फ यही कहता कि उसका नाम मिनसुक है, जैसे कि उसके दिमाग में कोई और शब्द है ही नहीं। इसलिए वो उस साइको को मारने की कोशिश करता है, जिसे रोकने के लिए पुलिस सीधा उसके चेस्ट पर शूट कर देती है। डिटेक्टिव चॉय को मरता हुआ देख मिनसुक यहाँ पर बहुत ही खुश होता है, पर चॉय यहाँ पर हार नहीं मानते और उस नाइफ को उसके दिल में घुसा उसे भी मार डालते हैं, जिससे यहाँ पर उन दोनों की ही मौत हो जाती है और सीन हो जाती है कट। बट चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मिनसुक जो कि अपने आप को डिटेक्टिव चॉय कह रहा था, अगर वो जिंदा बच जाता तो क्या पुलिस उसे जिंदा छोड़ देती? क्या डिटेक्टिव चॉय का परिवार उसे सच में एक्सेप्ट करता? आखिर एक इंसान की पहचान है क्या उसका शरीर या फिर उसका दिमाग? टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।